नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और साथ ही किशोर नाड़ने हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले किशोर सर, आपसे शुरुआत करेंगे। पहली बार सोना 89,000 रुपए के पार निकल चुका है। कॉमेक्स गोल्ड को देखें तो ये भी $3,050 के बेहद करीब पहुंच चुका है फ्यूचर्स में। स्पॉट गोल्ड भी 3,040 के आसपास है। क्या लग रहा है सर, कितनी तेजी और कब तक ये तेजी जारी रहेगी, और क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, दोनों को? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक यहाँ पे जो गोल्ड है अनचार्टेड टेरिटरी में है। जब भी अनचार्टेड टेरिटरी में होता है कि आप एक अंदाजन से ये बोल सकते हैं कि 3200 में रुकेगा, 3250 में रुकेगा, कोई ना कोई ऐसा ये एक एस्टिमेटेड या गेस्टिमेट हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो कारण है, जो इसका जो मोमेंटम जो बनने के लिए, स्पेशली ऑफ लेट जो है लास्ट 2-3 हफ्ते, स्पेशली 2-3 महीने से लेके लास्ट 2-3 हफ्ते में, कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिक्स को लेकर अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा वापस हमास और इजराइल का वापस गर्मा गर्मी चालू हो गया। उक्रेन का जो मसला है जो वो है अभी भी आई थिंक बैलेंस है। जो रीअलाइनमेंट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स एक अनदर फैक्टर है। एंड खास करके लास्ट पिछले 2 हफ्ते में से देखा है कि डॉलर के मुकाबले भी गोल्ड एज अ सेफ हेवन ज्यादा अपीलिंग लग रहे हैं। काफी फंड्स और काफी पैसा जो है डॉलर को छोड़ के भी गोल्ड में जा रहा है एज अ सेफ हेवन। सो जो हार्ड करेंसी से उससे भी उसके मुकाबले में भी गोल्ड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है एक चेंज ऑफ द एंटायर फंडामेंटल बैकड्रॉप है। हालांकि $3250 का जो टारगेट्स है वो काफी टाइम से है। अगर इंडियन मार्केट्स में वही देखेगा तो 94,000 95,000 के आसपास का आपका करीब करीब जो नंबर्स आ जाएंगे। बट मेरा मानना है कि अगर गोल्ड गिरना है तो उसके लिए बहुत ही बड़ा रीजन चाहिए। एंड हालांकि आज अगर फेड का पॉलिसी आता है, फेड ने अगर अगर बहुत ही हॉकिश अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं इन्फ्लेशन बहुत ही कंसर्न है, अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ने का आशंका है, तो प्रोबेबली एक रेट हाइक का अगर एक रीजन बन सकता है। उस मामले में आपको एक बार गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, वो भी टेम्पररी होगा। बिकॉज बाकी जो फैक्टर्स है वो अभी भी जो है वो बरकरार है। तो यहाँ पे बिकवाली का बहुत बड़ा रीजन नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो यहाँ पे डिप्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं थोड़ा सा अगर 100-200 रुपए अगर 88-700 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी का सलाह दूंगा। 89-100 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज आज फेड का मीटिंग है तो मैं कैरी फॉरवर्ड का सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर फेड का फैसला के बाद अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो नीचे में इसमें वापस खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, देखते हैं। हालांकि ब्याज दरों को लेकर यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फेड की कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। इसलिए अहम होगी क्योंकि इस बार जो ट्रेड पॉलिसी में बदलाव हो रहे हैं, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमी पर होगा, उसके आधार पर वो क्या फैसला लेंगे, उनका स्टांस क्या रहता होगा, ये आज काफ़ी अहम होगा, देखने वाली बात होगी। सोमानी जी, आप बताइए, सोने और चांदी पर आपकी राय क्या बन रही है आज? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। मुझे लगता है फेड का जो फैसला है उसमें 99% चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट कोई कम नहीं होने वाले हैं। और साथ ही साथ यूक्रेन और रशिया की जो वॉर लाइक सिचुएशन थी अब वो सारी सामान्य होती आई है, वहां पर पीस लाइक सिचुएशन होने की पूरी पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ी है, करीब करीब एक साल में 38-39% गोल्ड बढ़ा है। और जनवरी से अभी तक देखते हैं तो करीब करीब 16 से 17% गोल्ड में गेन आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार मुनाफा वसूली का दौर दोबारा लौट कर आ सकता है। 89,000 का गोल्ड मेरे हिसाब से यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 88,650, 88,350 ये लेवल्स दोबारा हमें देखने मिल सकते हैं। 89,200 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हालांकि ये कॉन्ट्रा कॉल है, बट मेरी फिबोनाची लेवल्स बताती है कि 89,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर बिकवाली दोबारा लौट कर आ सकती है। कॉन्ट्रा कॉल है। अब स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। इनको लगता है कि टॉप लेवल पे यहाँ पे आज बेच कर जाए, सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, आज शाम में जरूर निकल जाएं, ये सलाह भी इनकी तरफ से है। और स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं 89,200 का। लेकिन किशोर सर को लगता है कि ट्रेंड के साथ बने रहें और यहाँ पर अभी फिलहाल
ट्रेंड पॉजिटिव है। किशोर सर, मैं ब्रेक लूज से पहले चांदी पर आपकी राय लेना चाहूँगा। और एक हमारी टीम नीति की टीम ने एक डेटा भी कलेक्ट किया था जिसमें उन्होंने 3 ऐसे अहम जो तेजी थी, एक स्ट्रॉन्ग रैली गोल्ड की थी हिस्टोरिकली 1980 के दौरान, वहाँ से गोल्ड करीब करीब 56% करेक्ट हुआ था। 96 की रैली के बाद गोल्ड 30% और 2012 की रैली के बाद भी गोल्ड 30% करेक्ट किया था। क्या इस तरह की संभावना इस बार भी बन रही है क्या? मेरा 24 साल का जो एक्सपीरियंस में देखा है, जब भी गोल्ड करेक्शंस होता है, करेक्शंस जनरली गोल्ड में है 30% के आसपास का करेक्शन आता है, वो साल से 18 महीने के आसपास आ जाता है उसमें, राइट। अगेन जैसा मैंने बताया अभी कि करेक्शन के लिए एक वजह चाहिए, एक रीजन चाहिए, कि वो रीजन अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। कि हालांकि रिस्क बहुत बड़ा हुआ है, अपसाइड कितना है मैं बोल सकता हूँ 8 से 10% अपसाइड है, बट वहां से आपको करेक्शन कब भी आएगा, किस वजह से आएगा, वो बहुत ही अहम होता है कि करेक्शन कितना लंबा और डीप जा सकता है। और जहां तक आपका सिल्वर की सवाल है, आई थिंक लाख के ऊपर काफी सस्टेन कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे भी अगर गिरावट देखते हैं तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,02,500 के आसपास आपका टारगेट्स हो सकता है। अगेन ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अगेन जैसा मैं दिनेश जी ने बोला कि प्रॉब्ली मैं भी बोल रहा हूँ कि आज शाम को आपको करेक्शंस मिल सकता है। अगर फेड अगर पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली दोनों में गोल्ड एंड सिल्वर में एक गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, बट मैं वो गिरावट में खरीदारी का सलाह दे रहा हूँ रादर देन यहाँ पे करंट लेवल्स पे। शुक्रिया। चलिए, आप बने रहिए, आप दोनों मेहमान। क्रूड को लेकर चिंता अब ये हो गई है क्रूड मार्केट में कि स्लो डाउन की वजह से कहीं डिमांड ना घट जाए और रूस से भी सप्लाई बढ़ने की इनको संभावना दिख रही है। हालांकि रूस ने इनकार किया है सीज फायर को लेकर, 30 दिन का जो प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से आया था उसे, लेकिन वो एनर्जी साइट्स पे किसी भी तरह का हमला नहीं करेंगे। आप बताइए सर, किस थीम को ध्यान में रखकर क्रूड में ट्रेड करना चाहिए किशोर सर? यस, आई थिंक यहाँ पे हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं है कि जो ग्लोबल स्लो डाउन है, आई थिंक रिसेशनरी एनवायरनमेंट है और कंज्यूमर स्पेंडिंग वीक है, तो उसके वजह से जो क्रूड का डिमांड है, काफ़ी समय से एक्चुअली क्रूड का डिमांड वीक है। और जो भी इवन इस एट करंट लेवल्स, मतलब $65 से लेकर $67 के आसपास जो टिके हुए हैं प्राइसेस, वो भी कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी को लेकर है। और यूक्रेन एंड जो गाजा स्ट्रिप है, ये दोनों जो अनसर्टेनिटीज है, जियोपॉलिटिकल तनाव जो है, उसके वजह से है। अगर निकल जाता है कहीं ना कहीं, जैसा अभी जो अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो उनके ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर एक बार के लिए जो अटैक्स 30 दिन के लिए नहीं करेंगे, अगर उसके वजह से, या उसका जो इंटरप्रिटेशन है मार्केट्स का है कि कहीं ना कहीं रशियन ऑयल ज़्यादा मार्केट में आएगा, उस हिसाब से एक्चुअली आज वीकनेस दिख रहे हैं। और अगर $65 या $64 के नीचे अगर सस्टेन होता है अगर एक हफ्ता 10 दिन तक, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट जो डाउनसाइड है ये आपको $55 तक भी लेके जा सकता है। सो हाल फिलहाल के लिए इसमें काफी हद तक सिचुएशन फ्लूइड है, और मैं मानता हूं कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे प्राइस थोड़ा सस्टेन होगा। एंड जो इंट्राडे के लिए आई थिंक 5810 के आसपास में पे बिकवाली का सलाह दूंगा। 5880 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5700 का टारगेट रहेगा। सो ओवरऑल में वीकनेस है। अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 5750 का जो कॉल जो पुट है वो खरीदारी करके चल सकते हैं। ₹180 के आसपास अवेलेबल है। 160 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 210-220 रुपए के आसपास का 5750 का पुट ऑप्शन है, उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। जब आप क्रूड पर, आपकी राय क्या है? बिल्कुल, जैसे किशोर सर ने कहा कि डिमांड बिल्कुल कमजोर है और सप्लाई निरंतर है। और ऊपर के लेवल से अगर हम देखते तो 6950 जो भाव गए थे, वहां से 5750 के मतलब करीब करीब ₹1200 नीचे चल रहा है। 5990 5950 ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। बार बार प्राइसेस उस लेवल पर टकराती है और वहां से दोबारा नीचे आ जाती है। और इसमें भी 5800 का जो बड़ा लेवल है वो भी ब्रेक किया है। मेरे लिहाज से 5800 का लेवल अगर दोबारा यहाँ पर आता है, यहाँ से 40-50 रुपए अगर बढ़ता है, तो फ्रेश शॉट इनिशिएट किया जा सकता है। डाउनसाइड मुझे 5715, 5665 ये लेवल नजर आते हैं 2 या 3 दिन के भीतर में। और मुझे लगता है 5845 के स्टॉप लॉसेस सेल में इसमें बने रहना चाहिए। शुगर की बात करते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान है, दीपक बालानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के।
सर, आप लोगों की नई रिपोर्ट फिर से थी, हालांकि इसमें बहुत बदलाव नहीं थे। 15 मार्च तक के आप लोगों ने केवल उत्पादन के नंबर अपडेट किया है कि 238 लाख उत्पादन के तीनों ही इंडस्ट्री बॉडी की आ गई है। सर, लेकिन 3-3 आंकड़े और इतना पहले आंकड़े देने से होता क्या? मैं जनहित में ये सवाल कर रहा हूँ, सिर्फ आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि मार्केट उस हिसाब से ट्रेड करता है। एक बड़ी बॉडी अगर कोई इस तरह के नंबर्स देते हैं, 293 पहला, फिर 271-72, फिर 264, और जिसने 293 के आधार पे अपना माल लगा कि नहीं अभी तो प्रोडक्शन ठीक ठाक दिख रहा है, पहले निकल जाऊं, बाद में और भी नंबर कम हो जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये आपने सही बोला कि हमारा पहला जो नंबर था 293 था और वो जुलाई का था। जुलाई में अगर हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी अर्ली एस्टिमेट। वो एक प्री मॉनसून सैटेलाइट इमेज करके एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है कि किस तरह क्रॉप जा रहा है। बैलेंस शीट वो एक फॉर्म नंबर नहीं होता है। जो हमारा एडवांस एस्टिमेट आता है लगभग नवंबर में, जब हम जब हमारा सीजन शुरू होता है तब हम एक एस्टिमेट लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा दिसंबर में हमने उसको एस्टिमेट को लगभग 275 to 280 कर दिया था। और क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था जो अर्ली फ्लावरिंग हुई, हालांकि हमारा एकरेज जो हमने लिया था वो लगभग उतना ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि ईल्ड महाराष्ट्र में अर्ली फ्लावरिंग से कम हो गई और कुछ रेड रॉट इन्फेस्टेशन थे तो इस बार थोड़ा अनयूजुअल रहा। लेकिन अगर आप देखें पिछले साल तो 23-24 में हमारा पहला अनुमान लगभग 317 लाख टन था और एक्चुअली आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो 320 लाख टन था। तो लगभग 14 साल से हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाई एंड लार्ज हमारा जो एक्सरसाइज है वो एक्यूरेट है। और यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा विश्व मोहन जी कि इसका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये पॉलिसी बिल्कुल नहीं होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरह से जो वेदर इम्पैक्ट क्या आ रहा है क्रॉप के ऊपर, और हिस्टोरिकली जब बारिश कम हुई तो उस पे क्या क्रॉप पे इम्पैक्ट आता है, किसानों को क्या और करना चाहिए। तो कई सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इसका एस्टिमेशन किया जाता है और हम लगभग 3 या 4 बार एस्टिमेट करते हैं, सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं। ओके। महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस बार हमने तो इस बार 2 एजेंसी से सैटेलाइट इमेजिंग कराया, क्योंकि ये दोनों, जो महाराष्ट्र है एक स्विंग स्टेट है, वहाँ कई बार सरप्राइज देखने को मिला है। और हालांकि हम ये चाहेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ऑफ हो गया, लास्ट ईयर इट वाज वेरी गुड और पिछले कई सालों में हम बहुत एक्यूरेट रहे, बट हम इस पे भी और काम करते रहेंगे। और इस बार तो हम सोच रहे हैं कुछ ईल्ड एस्टिमेशन के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करेंगे और हम चाहेंगे कि एक्यूरेसी और आए। बट इसकी ऑब्जेक्टिव बहुत नोबल है और ये एक बड़ा ही यूजफुल एक्सरसाइज इंडस्ट्री के लिए है। ओके। हालांकि अगर कोशिश हो कि अगर फरवरी तक ये बाकी आप नंबर दें कि इस बार फसल बहुत अच्छी दिख रही है, ये रिपोर्ट है, लेकिन अगर उत्पादन के नंबर अगर लेट आए, अगर फरवरी तक आए तो और ज्यादा स्थिति साफ होगी, तो इसमें स्पेकुलेशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ये मेरा सवाल पूछने का मकसद था। सर, एक सवाल एक्सपोर्ट को लेकर, एक्सपोर्ट के नंबर अब तक के जो दिख रहे हैं वो इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं। क्या घरेलू बाजार में दाम तेज है, इस वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है ज्यादा? नहीं, देखिए अभी तक लगभग जहां तक हमारी खबर है लगभग 2 लाख टन के आसपास का तो फिजिकल ट्रेड हो गया है, लगभग 3.5-4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो मोटा मोटी लगभग 5.5-6 लाख तो फाइनल हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि विंडो सितंबर तक है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा स्लो चल रहा है एक्सपोर्ट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट मैं नहीं बोलूंगा कि बढ़ा हुआ है, करेक्टेड है। तो उस वजह से जो एक पैरिटी आ रही है, तो मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में सितंबर तक का विंडो है, तो आगे 3-4 लाख टन निकलने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा और पूरा लगभग 10 लाख टन निकल जाएगा। हालांकि जब भी 10 लाख टन होता है तो लगभग 50-60 हजार टन रह ही जाता है, तो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, बट हो जाएगा, इसमें बहुत कंसर्न की बात नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा लगभग 54 लाख टन के आसपास रहने वाला है। अक्टूबर नवंबर में हमारा लगभग प्रोडक्शन, जब भी हमारी अर्ली या दिवाली होती है और हमारा बेसिकली मिल्स हमने देखा है कि टाइम पे शुरू होता है, तो लगभग प्रोडक्शन अक्टूबर नवंबर का लगभग हमारा 43-44 लाख टन होता है। कंजम्पशन लगभग 46-47 लाख टन के आसपास होगा अक्टूबर नवंबर का। तो अगर हम ये सीजन 54 लाख टन से क्लोज कर रहे हैं और अक्टूबर नवंबर में लगभग 43-44 लाख टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके सामने हमारा कंजम्पशन लगभग 47 लाख टन है। तो आई थिंक सप्लाई कंसर्न्स नहीं है, एडिक्वेट हमारे पास शुगर रहेगा। आपका कहना है कि यहाँ पे सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, 54 लाख टन पर्याप्त है और अगले सीजन को लेकर आप काफी ऑप्टिमिस्टिक है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। किशोर सर, दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी